अच्छा देखें, हमने दो केसेस डिस्कस करने हैं। एक हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम, और फिर ये दोनों सेम केसेस हमने देखने हैं एट अब्रॉड के केस में। ठीक है, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि सेविंग कैसे डिसाइड होती है और इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब नॉर्मली जब हम डिस्कशन करते हैं तो आप देखें, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसकी वजह से सेविंग बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी, ये नॉर्मल कंडीशन की बात करें। क्योंकि एज अ हाउस होल्ड जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना, हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराएंगे तो उसके ऊपर हमें अर्निंग आएगी। तो हम कहते हैं भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम कर दो, सेविंग ज़्यादा कर दो, ताकि ये पैसे बैंक में जमा करें तो इससे और ज़्यादा हमें रिटर्न है। लेकिन ये किसकी सेविंग की बात हो रही है? ये हम सेविंग बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये हाउस होल्ड, ये हम लोग सेविंग की बात कर रहे हैं। तो दो तरह की सेविंग है। जो टोटल सेविंग है ना, टोटल सेविंग दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है प्राइवेट सेविंग और दूसरी है पब्लिक सेविंग। ठीक है, एक प्राइवेट सेविंग है और दूसरी पब्लिक सेविंग है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास सेविंग आती है, और इस सेविंग को हम कहते हैं नेशनल सेविंग। तो नेशनल सेविंग इज द सम ऑफ प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। प्राइवेट सेविंग इज डन बाय हाउस होल्ड। प्राइवेट सेविंग इज डन बाय हाउस होल्ड, जो हम लोग, मैं और आप कर रहे हैं। पब्लिक सेविंग इज डन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेविंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। पब्लिक है गवर्नमेंट के लिए, तो पब्लिक सेविंग गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेविंग हाउस होल्ड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल सेविंग आ जाएगा। क्लियर? अगर आप प्राइवेट सेविंग की बात करते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रही है, और उसका रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव। इंटरेस्ट रेट का सेविंग के साथ रिलेशनशिप क्या है? और वो कौन सी सेविंग है? प्राइवेट सेविंग। पब्लिक सेविंग का इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। पब्लिक सेविंग का इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अब बैंक ने, गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हुए थे उसने ज्यादा रिटर्न करने हैं, ज्यादा पैसे वापस करने हैं ना, तो यहाँ से जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है और यहाँ से इफेक्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट को क्या कर देता है? कैंसिल आउट कर देता है। तो इसलिए जो हम कंक्लूजन फाइंड करते हैं, हम उसमें ये कहते हैं कि नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट। प्राइवेट सेविंग इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है पॉजिटिवली, पब्लिक सेविंग इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है नेगेटिवली, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमने डिस्कशन करनी है, हमने प्राइवेट सेविंग की नहीं करनी, हमने पब्लिक सेविंग की नहीं करनी, बल्कि हमने डिस्कशन किसकी करनी है? नेशनल सेविंग की। तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, कि नेशनल सेविंग इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करेगी। जब हम ये बात कर रहे हैं कि नेशनल सेविंग इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट कम हो, इसकी वजह से सेविंग एक ही पॉइंट पे रहेगी, सेविंग में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। तो पहली बात ये समझने वाली है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट कम हो, आपकी नेशनल सेविंग, एनएस मीन नेशनल सेविंग, तो इंटरेस्ट रेट विल नॉट अफेक्ट अवर नेशनल सेविंग। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना था। तो इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो अगर हम वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे सेविंग ले रहे हैं, तो सेविंग का ग्राफ ऐसे वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, अब वर्टिकल क्यों? देखिए, अगर हम इसको एक टेबल से यहाँ से समझ लें, यहाँ इंटरेस्ट रेट है और यहाँ सेविंग है। पहले इंटरेस्ट रेट 10% है, 12% है, फिर ये हो जाता है 16%। आपकी सेविंग 400 है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो सेविंग पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब अगर यही सेम वैल्यूज मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो 400 यहाँ पे आ गया, इसको पहले रिमूव कर देते हैं ताकि दोबारा बन जाए। तो 400 सेविंग की एक वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है? 10 है, फिर 12 है, फिर 16 होता है। 10% पे सेविंग कितनी है? 12 पे कितनी है? 16 पे कितनी है? तो इसको जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा सेविंग का कर्व वर्टिकल बन जाएगा। क्लियर? अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि सेविंग सॉरी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था 16 से 12, 12 से 2, तो अगेन सेविंग तो 400 है,
So increase or decrease in interest rate will not affect our saving. So that's why national saving curve is vertical, straight line. Clear? ये सेविंग कर्व आ गया। अब इसी के साथ दूसरी चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट है और इन्वेस्टमेंट है। जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम लोन देते हैं या लोन लेते हैं? इंटरेस्ट, जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोन लेंगे या लोन देंगे? लोन लेंगे ना, और लोन लेंगे कहाँ से? बैंक से लोन लेंगे। अब देखिए, अगर आपको पहले बैंक से आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का लोन लिया, आपने 1100 वापस करना है, फिर आपने 1000 का लिया 1200 वापस करना है, फिर आपने 1000 का लोन लिया और आपने 900 वापस करने हैं, सॉरी 9 तो नहीं, वो तो एक्स्ट्रा 1050। इनमें सबसे आइडियल कंडीशन क्या है कि आप किस केस में बैंक से लोन लेंगे? जब 1000 लेके 1050 रिटर्न करने हैं, 1000 लेके 1100 या 1000 लेके 1200? 1000 लिया तो 150। तो इसका मतलब जिस पे आपने सबसे कम इंटरेस्ट रेट वापस कर रहे हैं तब आप प्रेफर कर रहे हैं कि आप बैंक से लोन ले लें। तो इट्स मीन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मनी बढ़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मनी बढ़ेगी तो नो पीपल विल प्रेफर टू टेक लेस लोन फ्रॉम बैंक्स। क्लियर? अब ये जो हमने 1000, 150, 1100, 1200 किया, इसको हम परसेंटेज में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 5% है, 6% है एंड 7%। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर 5% पे आपने बैंक से 1000 रुपीज लोन लिए थे तो 6% पे आप कितने लेंगे? 900। 7% से आप कितने लेंगे? 8%। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मनी बढ़ रही है, तो आप उतना कम प्रेफर कर रहे हैं कि आप बैंक से लोन लें। क्लियर? अच्छा, अब इसी को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट रेट की वैल्यूज क्या है? 5, 6, 7 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज क्या है? 800, 900 एंड 1000। क्लियर? अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट 5% है तो आपने कितना बैंक से लोन लिया? 1000 का। तो 5 एंड 1000 के सामने हम ये डॉट लगा देंगे। 6 पे आपने कितना लिया? 900 का। 7 पे कितना लिया? 800 का। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट का ग्राफ, जो कि नेगेटिवली स्लोप है। नेगेटिवली क्यों है? क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। क्लियर? हमने सेविंग का ग्राफ ड्रा कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि हम डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फाइंड कर सकें। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो यहाँ का कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड नेशनल सेविंग। व्हाई? Because public saving have negative relationship with interest rate, private saving have positive relationship. Negative, positive both cancel out overall effect of national savings. Clear? अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अब यहाँ से एक और चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो आगे हमारे डिस्कशन में यूज होती है। देखिए, जब आप बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं तो यू आर डिमांडिंग मनी और यू आर सप्लाइंग मनी। लोन ले रहे हैं ना, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिमांडिंग मनी। और जब आप सेविंग कर रहे हैं, सेविंग करके आप वो पैसे किसको दे रहे हैं? बैंक को। तो नो यू आर सप्लाइंग मनी टू द बैंक। तो आ गया ना, डिमांड फॉर फंड्स एंड सप्लाई फॉर फंड। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन आप किसकी बात कर रहे हैं? डिमांड फॉर फंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बैंक से लोन लेना है। और जब आप सेविंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आप बैंक को पैसे दे रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो हमारे पास सेविंग है, सेविंग इज आल्सो कॉल्ड सप्लाई ऑफ फंड्स और मनी। और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज
डिमांड ऑफ फंड्स और मनी। कह सकते हैं ना, हम सेविंग कर रहे हैं तो सेविंग करके हम पैसे की क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब हमें पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए तो अब हम बैंक से पैसों की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए सेविंग को हम कहेंगे सप्लाई ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, डिमांड फॉर फंड्स। अब किसी भी चीज की प्राइस कौन डिसाइड करता है, जस्ट मार्केट फोर्सेस। किसी भी चीज की प्राइस कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस दो ही है, सप्लाई एंड, तो अगेन एक मनी की सप्लाई भी और मनी की डिमांड भी है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा, सप्लाई एंड मार्केट फोर्सेस। और इंटरेस्ट रेट है क्या, कॉस्ट ऑफ द बार्गेनिंग मनी। एक प्राइस है ना, आप प्राइस पे कर रहे हैं जब आप बैंक से लोन ले रहे हैं, और बैंक भी प्राइस पे कर रहा है जब बैंक आपसे लोन ले रहा है। हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हुए हैं तो बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा होता है ना, तो प्राइस पे कर रहा है। इसी तरीके से जब हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो हम भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम भी उसके ऊपर एक प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड कैसे होगा, एक्स वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, सेविंग एंड, सेविंग क्या है, सप्लाई ऑफ, इन्वेस्टमेंट क्या है, डिमांड फॉर फंड्स। ये ग्राफ किस चीज का आ गया, नेशनल सेविंग का। और ये वर्टिकल क्यों है, क्योंकि नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट। ये ग्राफ किस चीज का आ गया, इन्वेस्टमेंट का। और ये नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे सप्लाई ऑफ फंड्स एंड डिमांड फॉर फंड्स क्या है, इक्वल है। तो इस पॉइंट पे हमारे कंट्री का इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाएगा, आरडी, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं आता, कोई ऐसी बात जो समझ में आएगी। तो बेसिकली किसी भी चीज की जो आपने प्राइस सेट करनी होती है वो हमेशा कौन सेट करता है, मार्केट फोर्सेस। जब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे ना तो मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब भी मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी तो